जनगणना पर हम बातचीत कर रहे हैं। बिहार से जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं और कई बातें भी हो रही हैं। 24 का चुनाव है, चुनावी साल है और उससे ठीक पहले ये कितना असर डालेगा और इसके आगे अब क्या, जो कि ब्रेक पर जाने से पहले विजय उपाध्याय जी सवाल उठा रहे थे। विजय उपाध्याय जी से चर्चा की शुरुआत कर लेते जल्दी से। विजय उपाध्याय जी, बात अधूरी रह गई थी आपकी, बिहार में अब आगे क्या होगा? हाँ, ये बताना चाहिए जिन लोगों ने सबसे उत्साहित होकर ये जातीय सर्वेक्षण कराया है, अब उन्हें बताना चाहिए जो वंचित तबके हैं वास्तव में, जिनको सरकारी नौकरियों में हक नहीं मिला, विधायक नहीं बने, जिला पंचायत सदस्य नहीं बने, जिनको शिक्षा में अच्छा स्थान नहीं मिला, क्योंकि ये तो साफ हो गया कि जो अगर कोई इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण शैक्षिक और राजनीतिक भी कराया होगा तो किस समुदाय के कितने लोग विधायक बने हैं पिछले 90 से अभी तक, वो सामने आंकड़े इनके पास होंगे। अब इनको बताना चाहिए कि क्या करेंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि ये तो पहले से स्टेब्लिश था कि यादव सबसे बड़ी जाति है वहां आबादी के लिहाज से, और बाकी सब बहुत थोड़े थोड़े हैं। जो थोड़े थोड़े हैं, क्या वो लामबंदी करेंगे अपने हक के लिए, या फिर सरकार के रहमो करम पे रहेंगे कि हम इस बड़ी जात के साथ जुड़े रहेंगे और हमारा ये ध्यान रखेंगे जो अभी तक हो रहा था? मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीजें बदलेंगी, एक परसेप्शन पॉइंट यहां से चेंज होगा। अति पिछड़ों की बात बहुत पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने वहां की थी, और उत्तर प्रदेश में भी वही चीज है कि जो अति पिछड़े वो कहते हैं कोटे में से हमारा रिजर्वेशन अलग कर दिया जाए। और इस बात के भी सुझाव आते रहते हैं कि भाई आरक्षण के जो मानक है उसको जब भी 50% है उसको ब्रेक करके अभी 10% उसमें आर्थिक को जोड़ा गया है, उसे 60-70% तक रिजर्वेशन कर दिया जाए। कुछ राज्यों में है भी, तो ये बिहार में भी हो सकता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 75% ही है पिछड़े और दलित मिलाकर, तो 75% ही आरक्षण हो सकता है। तो इस तरह की कोई फार्मूला इनको लाके सामने रखना चाहिए। धीरज जी हैं, वो आपकी बातों का जवाब देंगे, जेडीयू से हैं, महासचिव हैं। धीरज जी, ये देखिए शुरू में भी यही सवाल उठा था कि भाई अब आगे क्या करना है। देखिए राघव जी, पहले मैंने बताया आपको कि सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बुलाया गया है, और जब बातें हो जाएगी, जो भी हमारे सहयोगी दल है, उसके बाद में बातें सार्वजनिक की जाएगी। आज तो केवल जातीय आंकड़ा किया गया है, ठीक है। अब पहली बात है, अभी हमारे उपाध्याय जी जो बोल रहे थे, बीजेपी के जो प्रवक्ता है, कि ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं। आप बताइए, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी वाले लोग देखते हैं कि किस राज्य में किस जाति का कितना वोट है, उसी हिसाब से प्रभारी नियुक्त करते हैं, उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा करते हैं, उसी हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। आप समझिए कि ये लोग क्या बोलेंगे। इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रपति थे जो कि एक मंदिर में चले गए थे, तो जात नीची जात के थे, इसलिए उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था। इन लोगों को बोलने का क्या अधिकार है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, और आज जो नीतीश कुमार जी द्वारा जो जाति आधारित जो जनगणना का आज जो रिपोर्ट पेश किया गया, इस समझिए कि इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में याद रहेगा। कि चूंकि देखिए, ये सब काम तो केंद्र सरकार को करना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से बोलते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये सब करना चाहिए। आप बताइए, जब बीजेपी के लोग हम लोग के सहयोगी थे, उस समय विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था और ये लोग हाथ उठाकर पास कराए थे। अभी जब हम लोग का साथ छूट गया तो ये लोग विरोध करने लगे। मनोज उपाध्याय जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये तो ठीक है, यहाँ पर ये लोग अपने करे तो अच्छा है, दूसरा करे तो गड़बड़ है। जवाब दीजिए मनोज उपाध्याय जी। अनुज जी, देखिए अनुज जी, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि काफी सवाल है, बीच में छूट जाता तो उससे समस्याएं आती हैं। बोलिए, हमारे मित्र ने अभी हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, सिर्फ ये बताएं कि ये जातीय जनगणना के आधार पे क्या आरक्षण का कहीं नाम जिक्र है? अगर जिक्र है तो उसकी हमको बता दें। इन्होंने नहीं बताया। दूसरी चीज मैं बता दूं, हमारे अभी सपा और कांग्रेस के मित्र ने अधिकारियों की बात किया। क्या आप बता दीजिए, ब्राह्मण अगर अधिकारी बन रहा है तो इनको आपत्ति हो रही है? हमने तो ये कहा नहीं कहीं कि किसी भी प्रकार से अधिकारी, अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी ने पीसीएस की भर्ती होने थे, कितने यादव हो गए थे तो हमने कुछ कहा। उनकी योग्यता है, जिसकी योग्यता होगी वही तो उसमें जाएगा। अब आरक्षण के नाम पे हम कितनी जो भागीदारी, मनोज जी कह रहे हैं, नहीं सुन लीजिए अब आप, हम क्योंकि जो बोल रहे हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे। तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हमारे अभी कांग्रेस के मित्र ने, पता नहीं आप कांग्रेस दफ्तर से पढ़ के आए कि कहां से पढ़ के आए, मंडल आयोग की रिपोर्ट की बात कही थी। आप बताइए, 80 से लेकर 90 तक इसको ठंडे बस्ते में नहीं रखा गया था? आपसे जाके आप फिर से सर्च कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब बीपी सिंह जी के पीरियड में इसको प्रस्तावित किया गया, उनके मैनिफेस्टो में लाया गया, तब जब पहली मीटिंग ये करने बीपी सिंह जी गए प्रधानमंत्री के तहत,
तब इन्हीं के नेता इनके विरोध में आ गए, आधे चुप्पी साध लिए और इनके उप मुख्यमंत्री 13 अगस्त 1990 में उप प्रधानमंत्री 13 अगस्त 1990 में देवीलाल जी ने इस्तीफा दे दिया कि इस आयोग के विरोध में। और जब देश में पूरी तरह से जो है धरने प्रदर्शन होने लगे, आगजनी होने लगा, तो अचानक इन लोगों ने लाके इसके पक्ष में ये बिना कुछ सोचे, जैसे आज नीतीश बाबू लाए, जैसे शिक्षा मित्रों के लिए अखिलेश बाबू लाए, जैसे जो है आप देखिए, तो इस तरह से उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी प्लानिंग के लाके उसको लागू कर दिया। इसका रिजल्ट है उनके साथ आप देखिए खाली 2 नेता खड़े रहे, बाकी सारे उनके विरोध में रहे। तो आज कहीं ना कहीं इसके जब हम किसी अनिल यादव जी कहा तो कोई हमारे इस पैनल में बताए क्या कर रहे थे आपको, नीतीश बाबू ने कहा, नीतीश बाबू में आरक्षण लागू है कि नहीं लागू? अनिल यादव जी जवाब देंगे। देखिए जो बात लगातार उठ रही है कि आखिर ये जातिगत गणना जो हुई है इसका क्या होगा, इसका सीधा सा मामला है जो राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट करके बोला है कि जातिगत जनगणना के आधार पे आरक्षण बढ़ेगा। और हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में हमने करके दिखाया, 14% ओबीसी का आरक्षण था, हमने उसको बढ़ाया है। तो पूरे देश में ओबीसी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात पे आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात जो हमारे भाई मनोज जी कह रहे हैं, बहुत शालीनता के साथ बोल रहे हैं और उतनी ही शालीनता से मैं इनका जवाब दे रहा हूं। आप मंडल कमीशन के रिपोर्ट के खिलाफ हैं क्या? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी ने बोल दे और कि हमको हम अपना ठीक है जल्दी बोलिए साहब, इतना समय नहीं रहता टीवी में। हाँ, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ है? और तो और मनोज जी सचमुच नहीं पढ़ के आए, अगर पढ़ के आए होते तो इनको मालूम होता कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो है लागू की गई थी और मैं उसका जीता जागता कौन प्रधानमंत्री था? अर्जुन सिंह। सुन लीजिए मेरे प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। प्रधान हमारे जो है सीताराम केसरी जी अधिकारिता मंत्री थे। नहीं, प्रधानमंत्री कौन थे आप यही बता दीजिए ना हमको, प्रधानमंत्री कौन था उस समय? मैं सुन लीजिए, मैं दूसरी बात कंप्लीट कर रहा हूं कि अर्जुन सिंह जब इस देश के मानव संसाधन मंत्री से शिक्षा मंत्री थे, तब जाके शिक्षा में 27% आरक्षण कांग्रेस के गवर्नमेंट में लागू हुए। तो ये दोनों तथ्य जो है वो मैं हमारे बड़े भाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और तो और जो आरक्षण जो पंचायतों में आरक्षण मिला वो तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट में हुआ, क्या उसको भी आप छिपा लोगे? मुझे इतना बताइए यादव जी, मुझे इतना तो बता दीजिए अनिल यादव जी कि भाई आप कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा है वैसे ही लागू होगी व्यवस्था, तो क्या वो व्यवस्था लागू होती दिखाई देगी आगे आने वाले वक्त में? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। ईडब्ल्यूएस में आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, तो ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसको हिस्सा मिलना चाहिए। ये तो ओम प्रकाश राजभर, सुनील राजभर जी बैठे हैं, एक सांस में इनके नेता जो है 72 जातियों का नाम बताते थे। ये तो ये लोग भी कहते थे कि भैया जाति के हिसाब से जो है आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब टिकट का नाम आता है तो पता चलता है अपने 2 बेटों के नाम के अलावा तीसरा नाम नहीं आता है इन लोगों को। तो आज ये लोग पाला बदल लिए हैं। हाँ। तो सुनील अरकवंशी जी भी कुछ काउंटर करना। विजय उपाध्याय जी बस तुरंत आ रहा हूँ। सुनील अरकवंशी जी का काउंटर ले लूं। बोलिए अरकवंशी जी, वो बता रहे हैं कि आप पढ़ के भी नहीं आए हैं। हाँ बोलिए। देश में अगर देश में किसी ने टिकट देने का काम किया तो उस नेता का नाम है सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। मैं सामने बैठे हूं। आपने ना कांग्रेस ने दिया, ना बसपा ने दिया, ना समाजवादी पार्टी ने दिया, मगर टिकट देने की बात अभी आप कह रहे थे कि वो 2 बेटों को टिकट देने का, मेरे जैसे गरीब समाज के बेटे को टिकट देने का काम किया। क्या बात आप करते हैं? आपकी सरकार इतने साल उत्तर प्रदेश में रही, आपने कभी आदिवासी समाज के बारे में बात करने का काम किया? कभी खंगाल के समाज के बारे में बात करें? आप तो इन जातियों के बारे में जानते भी नहीं। आज उत्साहित होकर नीतीश जी ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना रिपोर्ट पेश करने का काम किया, उसी तरीके से आज देश को दिखाना चाहिए था कि बिहार में कितना रोजगार है। रोजगार की रिपोर्ट इसलिए नहीं दे पाए, आर्थिक के आधार पर कितने कमजोर है उसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आज समय में आपका नाम जाते हैं। आज जिस तरीके से बिहार से
पलायन होता है, दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, तो आपके पास रोजगार नहीं है, इसलिए आपने देखो हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू देखो काम करेंगे। तुमको आरएसएस के लोग पढ़ा कर देते हैं, तुम जो है दलित समाज से आते हो, तुमको दंगाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी पे हर बात में हिंदू मुसलमान बोलते हो। मनोज भाई चालाक आदमी है, सब एकदम साफ साफ बात कर रहे हैं, अब तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, देखो हो गया यार। नहीं, थोड़ा भाषा का संयम रखें प्लीज, कम से कम। अब अनिल यादव जी, आप ठीक है आंकड़ों पर बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, रिपोर्ट लेकर बैठे हुए अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा भाषा, सब सम्मानित व्यक्ति हैं, सब सम्मानित लोग हैं, कोई आपसे इस तरीके से बात करेगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।